नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का ये वीडियो एसएससी, एमटीएस और हवलदार के पदों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों के साथ प्रस्तुत है। इस प्रश्न के माध्यम से साथियों आपकी पॉलिटिकल साइंस के अधिकांशतः प्रश्न का समाधान साथियों आपको इस वीडियो से मिलेगा। साथियों, आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्नों को इस वीडियो में साथियों कवर किया गया है, तो आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे कुछ डाउट्स क्लियर होने वाला है और आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकांशतः प्रश्न साथियों इसी वीडियो से आने वाले हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और साथियों वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलेंगे बिना समय गवाए प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और है, यदि आपके कोई साथीगण एसएससी, एमटीएस या हवलदार के पदों के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, कोई भी जनरल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए साथियों, आपके दोस्त, आपके घर वाले या आपके कोई भी रिलेटिव में, तो उन तक वीडियो को साथियों शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे साथियों क्या होगा कि उनको भी ये फायदा मिल सकता है कि और वो भी अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन कर सकेंगे। उसके अलावा ये सारा कुछ पीडीएफ यदि आप फ्री में चाहते हैं तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो साथियों, पहला नंबर प्रश्न के रूप में आपसे पूछा गया है, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम को लेकर। तो संविधान का लघु संशोधन के रूप में किस संशोधन को जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कब हुआ था साथियों? तो आप इसे भी याद रखेंगे कि 1976 को हुआ था। 42वां संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान के प्रस्तावना में भी काफी कुछ जोड़ा गया था और काफी कुछ बदलाव हुआ था साथियों, इसलिए इस संविधान को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता था। जो कब हुआ था साथियों? जो हुआ था साथियों 1976 को। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या दूसरे में साथियों आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि संविधान सभा का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा ही तैयार किया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य किए, तो आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। इस समिति में साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कितने सदस्य थे? तो आपको याद रखना है 7 सदस्य थे। आप इसे भी याद रखेंगे, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो सभी प्रश्न आपके डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से होने वाला है। आप कंटिन्यू वीडियो पर लगे रहिए। पीडीएफ के लिए साथियों आप टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएंगे ताकि सारा कुछ पीडीएफ आपको बिल्कुल वहाँ पे फ्री में मिल सके। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न के रूप में आपसे पूछा गया है साथियों, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? साथियों, आपको याद रखना है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना आपको याद रखना है साथियों, प्रस्तावना जिसे कि क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का कुंजी कहा जाता है। उसके अलावा प्रश्न संख्या चौथे में आपसे पूछा गया है साथियों, अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। आप इसे याद रखेंगे। किसमें कहा गया है साथियों कि भारत राज्यों का संघ है? तो अनुच्छेद 1 के तहत ये बात लिखी हुई है। उसके अलावा आप जान लीजिए कि साथियों भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो साथियों यदि अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद भारतीय संविधान में है। यदि भाग की बात करें तो भारतीय संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। उसके अलावा साथियों अनुसूचियों की अगर बात करें, अनुसूची यहाँ आपका अनुच्छेद है साथियों और यहाँ से अनुसूची पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना कि 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में भारतीय संविधान में हैं। तो आपको 12 अनुसूची याद रखना है, 395 अनुच्छेद याद रखना है और भाग कितने हैं साथियों? तो 22 भाग है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसके अलावा 5वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है साथियों कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। पहले की 7 थे। आपको यह बात भी बताई गई है कि पहले हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन साथियों 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को, किस अधिकार को साथियों? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके इसे साथियों कानूनी अधिकार बना दिया अनुच्छेद 301 के तहत। अब इसे भी याद रखेंगे कि संपत्ति का अधिकार अभी क्या है? तो एक विधि अधिकार है, अर्थात कानूनी अधिकार है। ये कहाँ कहा गया है साथियों? तो अनुच्छेद 301 के तहत। अनुच्छेद 301 के तहत इस बात को स्पष्ट की गई है कि साथियों संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। पहले यह मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसे 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा करके मौलिक अधिकार की श्रेणी से कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अतः इस कारण से वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया साथियों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र साथियों उपराष्ट्रपति को दे सकता है। किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को दे सकता है। आप इसे भी याद रखेंगे।
यदि साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को देंगे, अर्थात राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। उसको चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जिसमें कि आपसे पूछा गया साथियों, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। साथियों इस प्रश्न को डिस्कशन के साथ जानेंगे, तो उसके लिए आप वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिए यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, और साथियों इसे शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि लगातार इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम होने तक आपको कंटिन्यू मिल सके। यदि आप चाहते हैं कि ये सारा कुछ PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिले, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा साथियों, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कीजिए सारा कुछ PDF बिल्कुल फ्री में पाने के लिए। और वीडियो को तो लाइक जरूर ही कर दीजिए साथियों, ताकि लगातार आपके लिए इसी तरह के वीडियो हम बनाते रहे। तो साथियों प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बता दें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इसके बारे में कुछ डिटेल्स बातों को जान लेते हैं। सर्वप्रथम साथियों संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 को साथियों संविधान सभा का सर्वप्रथम गठन हुआ। उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष कैसा अध्यक्ष साथियों, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को साथियों चुना गया था। अब इसे भी याद रखेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आप याद रखेंगे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया, तो दोस्तों संविधान सभा का दूसरा जब सभा बुलाई गई संविधान के लिए साथियों, तो कब बुलाई गई, 11 दिसंबर। आप इसे भी याद रखेंगे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक हुई, जिसमें साथियों डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष की श्रेणी से हटाकर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। हमारे देश के क्या बने थे साथियों, प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। यदि इसके बारे में आपको कुछ अच्छी जानकारी है, तो आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि इनका जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था साथियों, इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। जो हमारे देश के लगातार प्रथम 2 बार राष्ट्रपति भी चुने गए थे। ठीक है साथियों, तो अस्थायी अध्यक्ष आपके हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष, सॉरी साथियों अस्थायी अध्यक्ष आपको पूछा जाना था। जैसे कि आपको ऊपर में बताया गया है सब कुछ डिटेल्स, तो आप ऊपर में जान ही चुके हैं कि अस्थायी अध्यक्ष हमारे संविधान के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कब चुना गया था इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, तो आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में। आप याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 और सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, क्योंकि साथियों सबसे ग्रुप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इसलिए अस्थायी सदस्य के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इसे ही चुना गया था। हालांकि 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को दूसरी सभा बुलाई गई, 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें दोस्तों इन्हें अस्थायी अध्यक्ष की पद से हटाकर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्षता दिया गया। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है, तो आपको याद रखना है 3 बार। 3 बार अब तक हमारे देश में साथियों आपातकाल लग चुका है। कैसी आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल। कैसी आपातकाल साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल। आपको याद रखना है कि हमारे देश में आपातकाल जो लगता है किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो आपको बता दें साथियों डिटेल्स के साथ कि अनुच्छेद 352 के तहत हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। कैसा आपातकाल साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 के तहत साथियों हमारे देश में राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन। उसके अलावा साथियों अनुच्छेद 360 के तहत हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लग सकता है। तो आप इतने प्रश्न को आप याद रखेंगे। एक बार दोहरा देते हैं साथियों, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जो किसी एक राज्य विशेष में लगता है, और अनुच्छेद 360 के तहत साथियों वित्तीय आपातकाल लगता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगले नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। यह प्रश्न साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर प्रश्न को यदि आप देखते हैं तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है। आप इस प्रश्न के साथियों किसी भी प्रकार से याद कर ही लेंगे। आपको याद रखना है अनुच्छेद 17 के तहत साथियों, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत साथियों अस्पृश्यता का अंत
कर दिया गया है। ये प्रश्न साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को यदि देखते हैं तो कई बार पूछा गया अनुच्छेद साथियों 17, जिसमें अस्पृश्यता के अंत का वर्णन किया गया है। तो आशा करते हैं साथियों आप इस प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा गया है भारतीय संसद के अंग कौन कौन होते हैं। तो आपको बता दें भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा साथियों, लोकसभा और राष्ट्रपति आपको याद रखना है। यदि आपको पूछ लिया जाए भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं साथियों, कितने सदन होते हैं, तो आपको याद रखना है कि 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा साथियों भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। एवं अंग पूछा जाए तो 3 अंग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। उसके अलावा साथियों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संसद का वर्णन हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, तो साथियों एक कोड के रूप में आपको याद रखना है सरल कोड आपको याद रखना है, जिसमें साथियों संसद 100 से हो जाएगा आपका संसद का वर्णन साथियों अनुच्छेद 79 के तहत है, अर्थात 79। उसके बाद रो से साथियों आपको राज्यसभा याद रखना है। राज्यसभा का जो वर्णन है साथियों अनुच्छेद 80 के तहत है। उसके अलावा अंत में साथियों आपको लोकसभा याद रखना है, लो से लोकसभा याद रखना है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 81 के तहत है। तो साथियों आपको कोड याद रखना है सरल। 79 में हो जाएंगे आपके संसद, 80 में हो जाएंगे राज्यसभा, और दोस्तों लो से हो जाएंगे लोकसभा, जिसका वर्णन की 81 में है। इस प्रकार से साथियों संसद के तीनों अंगों का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 79, 80 और 81 में है। तो साथियों आशा करेंगे कि आपको सभी प्रश्न का डाउट्स क्लियर हुआ होगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न भी साथियों आपके एग्जाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है। तो आपको याद रखना है शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे चलता है साथियों। 12 बजे से 1 बजे का समय जो कहलाता है संसद में साथियों, कहाँ पर? संसद में शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछा गया है मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। तो जैसा कि पहले ही प्रश्न में आपको यही चर्चा कर दवा दी गई थी कि साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत साथियों मूल कर्तव्य को भी हमारे संविधान में शामिल कर दिया गया था। पूछा जाए साथियों मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में किस देश की सूची से, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको याद रखना है रूस के संविधान से। रूस के संविधान से साथियों हमारे देश में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में यदि मूल कर्तव्य पूछा जाए तो हमारे देश में 11 मूल कर्तव्य है। आपको याद रखना है कि हमारे देश के संविधान में 11 मूल कर्तव्य है, जिसे कि रूस के संविधान से लिया गया है। और कब लिया गया है साथियों? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 को आप इसे भी याद रखेंगे। चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 में साथियों आपसे पूछा गया है विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो साथियों आपको याद रखना है अपना प्यारा सा भारत देश विश्व का सबसे बड़ा संविधान, वो भी लिखित संविधान धारण करने वाला देश है साथियों। तो आपको इस बात की अच्छे से याद होनी चाहिए कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान एवं लिखित संविधान है साथियों। यदि पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान कैसा है, तो साथियों यह ना तो बहुत अधिक कठोर है और ना ही बहुत अधिक लचीला है, तो आपको याद रखना है यह अंशतः कठोर है एवं अंशतः लचीला है, अर्थात दोनों का मिश्रण है इसमें। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 में साथियों आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। तो आपको याद रखना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय भारतीय संविधान को बनने में लगा था। आप इसे भी याद रखेंगे। तो साथियों आशा करते हैं कि संविधान से रिलेटेड अधिकांश प्रश्नों का जो डाउट्स है साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर हुआ होगा। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और सभी प्रश्न आपके एग्जाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस ईयर के कई बार के एग्जाम में साथियों ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रश्न आप याद जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइएगा। यदि साथियों वीडियो में आपका कोई भी डाउट्स रह गया है तो उसके लिए आप कमेंट करके अवश्य पूछिएगा, ताकि आपका डाउट्स क्लियर हो सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। और एक हम्बली रिक्वेस्ट ये है कि साथियों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो मिलेंगे साथियों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।